यारे ओ जग्गू, निकल के देखो, पुलिस का जासूस पकड़ा है मैंने। दरख्तों में से एक जानिब से दो डाकू हाथों में बंदूक के लिए बाहर निकल आए। उनका हुलिया भी वही था जो पहले डाकू का था। ये भी कुछ हट्टे कट्टे थे। वो मेरे करीब आकर मुझे घूरने लगे। एक डाकू ने बंदूक की नाली मेरे हाथ से लगा दी। दूसरा बोला, भगवा उड़ा दे साले को, ये जासूसी करने आया है। जो डाकू मुझे पकड़ कर लाया था उसने ऐसा करने से मना किया। नहीं भगवा, हम इसे सरदार के पास ले जाते हैं, हो सकता है कि उससे कोई मुफीद मालूमात मिल जाए। ये गुफ्तगू उर्दू या हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती में हो रही थी। जब उसने अपने सरदार को मुज़क्कर कहा तो मेरी रूह लर्ज़ उठी। कमबख्त, उनका सरदार तो कोई मर्द है। सीधा होती तो वो सरदार नहीं कहता। मैंने दिल में कलमा शरीफ का वर्द शुरू कर दिया क्योंकि अब मेरी मौत यकीनी थी। मैं अपने आप को कोसने लगा कि क्यों खामखा इधर का रुख किया। अब वो डाकू भी हमारे साथ हो गए। जंगल के दरमियान एक जगह पुराना कुआं था। उसके पीछे एक पहाड़ी दीवार में गार का दहाना नजर आ रहा था। जहां मैंने डाकुओं को देखा कि दरख्तों के नीचे लंबी तान कर सो रहे थे और कुछ डाकू पहरा दे रहे थे। गार के दहाने पर भी एक डाकू बंदूक लिए पत्थर पर बैठा बीड़ी पी रहा था। कुछ फासले पर घोड़े चारा खा रहे थे। भगवा ने जहां पहुंचते ही मेरे हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए और कुएं के मुंडेर पर बैठने का हुक्म दिया। मैंने ऐसा ही किया। कमबख्त कहीं जब मुझे कुएं में तो नहीं फेंकेगा। मैंने सोच लिया कि अगर कोई डाकू इस नीयत से मेरे पास आया तो मैं फ्लाइंग किक से उसकी खबर लूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मुझे देखकर दो तीन और डाकू अपनी मूंछों को ताव देते आपस में फौहश मजाक करते मेरे करीब आ गए। जब उन्हें भगवा ने बताया कि मैं पुलिस का जासूस हूं तो उन्होंने मुझे गालियां दी और परे हट कर खड़े हो गए। भगवा डाकू ने गार के दहाने पर जाकर आवाज दी, सरदार, सरदार पुलिस का आदमी पकड़ा है, क्या हुक्म है? मैं बेताबी से जवाब का इंतजार करने लगा। मेरा दिल कह रहा था कि अंदर से किसी औरत की आवाज आएगी, मगर कोई आवाज ना आई। उसकी जगह एक लंबी लंबी मूंछों वाला डाकू बंदूक कांधे पर डाले निकल आया। मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। ये सिद्धा का नहीं बल्कि किसी दूसरे डाकू का गिरोह था। मैंने नाउम्मीद होकर गर्दन एक तरफ झुका ली। नौवारिद डाकू ने चीख कर कहा, गधे की औलाद, अगर ये पुलिस का आदमी है तो मुंह क्या तक रहे हो? 303 की गोलियां तुम्हें किस लिए दी हैं? भगवा डाकू ने 303 की राइफल को उठाया और नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया। मेरी आंखों में एक बिजली सी कौंध गई। मैं बेबस हो गया था। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी थी। मैं उछलकर एक छलांग लगाने ही वाला था कि गार से आवाज आई, सरदार कहता है इससे पहले पूछगिछ करेंगे। भगवा गोली चलाते चलाते रुक गया। गार से आने वाले डाकू ने बताया कि सरदार खुद आ रहा है। मेरे जीने की कुछ उम्मीद पैदा हुई। पूछगिछ के दौरान मैं अपनी सफाई पेश कर सकता था और सरदार को यकीन दिला सकता था कि मैं डाकू नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे सीधा का हवाला देकर अपनी हिमायत में भी कर सकता था। सब डाकू इधर उधर हट गए। मेरे हाथ बंधे थे। मैं कुएं की मुंडेर पर बैठा था। भगवा डाकू थोड़े फासले पर राइफल पकड़े खड़ा था। सबकी आंखें गार के दहाने पर लगी थीं। मैं भी उधर ही देख रहा था कि रेखिए गैब से क्या ज़हूर में आता है। इतने में एक खाकी पतलून और खाकी जैकेट वाला दरमियाने कद का डाकू, जिसके मुंह और सर पर कपड़ा बंधा था, नमूदार हुआ। उसकी सुर्ख आंखें याकूत की तरह चमक रही थीं। उसकी कलाई में एक काला सांप लिपटा हुआ था। मेरा दिल खुशी से उछलकर मेरे हलक में आ गया। ये सीधा थी। उसने मुझे पहचान लिया था। पहले तो वो मुझे देखती ही रह गई, फिर उसने अपने सर पर बंधा हुआ रुमाल उतारा। उसके स्याह बाल उसके शानों पर बिखर गए। उसने दोनों बाजू फैला दिए और चिल्लाकर कहा, रघु, और अपने गिरोह के सारे डाकुओं को हक्का बक्का करती मेरे पास आई। उसने मुझे कुएं की मुंडेर से नीचे उतारा और भगवा की तरफ देखकर गुस्सीली आवाज में बोली, तुम सब गधे की औलाद हो। अगर ये मर जाता तो मैं तुम सब पर इस जंगल के सांप छोड़कर हलाक कर देती। जानते नहीं हो ये कौन है? ये मेरा पतिदेव रघु है। रघु जो शेर से ज्यादा बहादुर और हाथी से ज्यादा ताकतवर है। फिर मेरे गले में बाजू डालकर मुझे गार में ले गई। रघु, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं जेल तोड़कर भाग निकली थी। मैं तो तुमसे अब भी उसी तरह प्यार करती हूँ। तुमने चिता के शोलों से मेरी उस वक्त जान बचाई थी जब मैं कमजोर लड़की थी। मैंने कहा, अब तुम एक खूंखार डाकू बन चुकी हो। वो कहकहा लगाकर बोली, और मुझसे महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का बच्चा बच्चा कांपता है। सीधा की कलाई का सांप मेरे सीने के बिल्कुल करीब था। मैंने कहा, भगवान के लिए इसे दूर रखो। हंसते हुए उसने अपने बाजू मेरी गर्दन से निकाल लिया। गार में फर्श पर घास फूस बिछा था। एक तरफ 2-4 कनस्तर, राइफलें और भरी हुई 3 बोरियां रखी थी। कोने में मिट्टी के तेल की लालटेन, लकड़ी के 2 बॉक्स घास पर पड़े थे। सिद्धा ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। बोली, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम इतने दिन कहाँ रहे और अपने मुल्क वापस चले गए थे? सिद्धा पहले से ज्यादा वैशी और बेबाक हो गई थी और 303 की राइफल उसके कदमों में पड़ी थी। 2 खंजर उसकी कमर के साथ बंधे थे। चेहरा ज्यादा स्याह और आंखें ज्यादा सुर्ख हो गई थीं। होंठ खुरदरे से हो गए थे। उसने भगवा को आवाज देकर मेरे लिए ताड़ी मंगवाई।
फिर मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी रुएदात सुना डाली। वो कभी हैरान होकर और कभी बड़ी मोहब्बत भरी आंखों से मुझे देखती रही। कलाई वाला सांप उसकी जैकेट पर रेंगता हुआ गिरबान की तरफ जा रहा था। मैंने सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा पहला सांप तो मर गया था, ये कोई दूसरा है। सिद्धा की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी मोटी जैकेट पर रेंगते हुए सांप को उंगली से छूकर कहा, ये मेरा दूसरा बेटा है, इसका नाम साहू है। सिद्धा ने सांप को अपने जैकेट से उतार कर अपनी गोद में डाल लिया और फिर उसने मुझे अपना किस्सा सुनाया कि वो सिद्धा से रंगनी डाकू कैसे बनी। बड़ौदा और अहमदाबाद जेल में एक आदमी को सांप से मार डालने के इल्जाम में पुलिस ने उस पर बेहद तशद्दुद किया। उसके खून से सांप का असर जायल हो चुका था क्योंकि उसका बेटा सांप भी मर चुका था। सिद्धा पुलिस के आगे बेबस थी। उस पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। सिद्धा का कोई वारिस तो था नहीं कि पैरवी करता। जिसने जैसा चाहा उससे सुलूक रवा रखा। उसकी आंखों में अचानक एक बिजली सी कौंध गई। बोली, बड़ौदा जेल का जेलर वो पहला राक्षस था जिसने मेरी इज्जत लूटी। मैं अभी तक उससे इस घिनौने फेल का बदला नहीं ले सकी, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम का शोला रोशन है। मैं बहुत जल्द खुद बड़ौदा जाकर उस जेलर से इंतकाम लूंगी। फिर एक रोज मैंने एक हवालदार को खुद अपनी मर्जी से रिश्वत देकर अपने फरार पर राजी कर लिया और यूं एक रात जेल से भाग निकली। उसके बाद मुझ पर क्या क्या कयामत गुजरी। मैंने तुम्हें जगह जगह तलाश किया लेकिन तुम कहीं न मिले। तुम्हारा ख्याल इस बदहाली और मफलूकुल हाली में भी मेरे दिल में मेरे साथ साथ रहा। फिर भी जल्दी मैंने जंगल से एक सांप पकड़कर उसे अपना बेटा बना लिया और यूं मैं घाघरा दरिया के पार वाले जंगल के एक देहात में नाग देवी बनकर बैठ गई। लोगों ने सांप को मेरे सीने से लिपटा देखकर मेरी पूजा शुरू कर दी, मगर मैं नाग देवी बनकर अपनी इज्जत के दुश्मनों से बदला नहीं ले सकती थी। इसके लिए मेरे जहन में डाकू बन जाने का ख्याल परवरिश पाने लगा। जिस जंगल में छुपी हुई थी वहाँ कुछ ऐसे आदमियों से मेरी मुलाकात हो गई जो या तो कत्ल करके भागे थे या जेल तोड़कर उस जंगल में पनाह गुज़ीर हुए थे। ये लोग मेरे पुजारी बन गए। मैंने उन्हें अपने साथ मिलाकर एक गुरोह बना लिया और खुद उनकी सरदार बन गई। मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे सरदारनी नहीं बल्कि सरदार कहकर पुकारा जाए, क्योंकि मैं असल में एक सांप हूँ जो इंसान बनकर औरत की शक्ल में जाहिर हो गया है। ये ज़ईफुल एतकाद लोग थे, मुझ पर जान निछावर करने लगे। अब मैंने चुन चुन कर उन लोगों से बदले लेने शुरू कर दिए जिन्होंने कैद के जमाने में मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे। मैंने उनमें से किसी एक को जिंदा न छोड़ा। मैंने बड़ौदा के जेलर देसाई को भी तलाश किया, मगर वो छुट्टी लेकर मद्रास की तरफ निकल गया था। मुझे मर्द की जात से नफरत हो गई थी। मैंने कई ऐसे मर्दों को खून में नहला दिया जो औरतों पर जुल्म करते थे। राइफल मेरे हाथ में आती तो मेरी उंगलियां थिरकने लगती और मैं धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देती। सिद्धा ताड़ी से भरी हुई 3 कटोरियां खाली कर चुकी थी। वो कभी एक तहकहा लगाती, कभी अपने दुश्मनों को याद करके उसकी आंखों से चिंगारियां झड़ने लगती, कभी मेरे गले में बाजू डालकर कहती, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, तुम मुझे धोखा दे गए थे। मुझे इस डाकू औरत से खौफ आने लगा था। अब वो कातिल भी थी, कई इंसानों की कातिल, लेकिन इसमें किसी किस्म के शक की जरा भी गुंजाइश नहीं थी कि वो मुझसे वहशियों की तरह प्यार करती थी। उसके प्यार में वालिहानापन, वहशत और दहशत थी। मैंने कहा, सिद्धा मैं खुद जेल में था, क्या करता बड़ौदा रेलवे स्टेशन से तुम्हें छोड़कर भागा तो अहमदाबाद में पकड़ लिया गया। कई माह जेल में पड़ा सड़ता रहा, फिर फरार होकर भागा तो कश्मीर की तरफ निकल गया। मैं मजबूर हो गया था। सिद्धा मुस्कुराई। उसके नारियल की तरह सफेद दांत अब भी बड़े खूबसूरत और मोतियों जैसे थे। आंखें जो पहले केसरी रंग की हुआ करती थीं, अब इंसानों का खून बहाने से सुर्ख हो गई थी। मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में थाम कर बोली, रघु तुम मेरे पति हो, मैं दिल से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तुम सब जानते हो कि किस तरह इन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा, मेरे सांप बेटे को मारा। अब मैं डाकू रंगनी हूँ, मगर तुम्हारे लिए वही सिद्धा हूं जिसको तुमने चिता की आग से बचाया था। तुम मुझसे चाहे जैसा भी सलूक करो, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी। मगर रघु वो चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी दिलगुजाज चमक आ गई। आवाज में सांप की सिसकार पैदा हो गई। कहने लगी, मगर रघु अब सांप साहू मेरा बेटा है, मेरे खून में उसका जहर शामिल हो चुका है। मुझे अफसोस है कि अब तुम मेरे साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे जहर से हलाक हो जाओगे, और मैं भला ऐसा कब गवारा कर सकती हूँ। मैं तो कभी वक्त आया तो देख लेना कि तुम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। सिद्धा और मैं उस वक्त तमिल जबान में बातें कर रहे थे। सांप कलाई की गिर्द लपेटते हुए बोली, रघु मैं तुम पर भी जान देती हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा साहू भी मुझे जान से ज्यादा अजीज है। मैं इसके बगैर और ये मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। भगवा डाकू हमारे लिए ताड़ी का मटका लेकर अंदर आया तो सिद्धा ने उसे गुजराती में गाली देकर कहा, ले जाओ इस माँ के मटके को, मेरा पति आया है, इसके लिए हिरन का गोश्त पकाओ। भगवा चुपके से सलाम करके वापस चला गया। सिद्धा ने मुस्कुराकर कहा, ये लोग मुझे अपना सरदार ही नहीं बल्कि काली देवी का अवतार भी समझते हैं। मैंने इन्हें यकीन दिला दिया है कि इस धरती के
ये सारे सांप मेरे बेटे हैं। जो मुझसे दगा करेगा मैं उस पर सांप छोड़ दूंगी। मेरा सांप वो जहां कहीं भी होगा उसे डसकर हलाक कर देगा। इसलिए ये सारे के सारे खूनी कातिल डाकू मेरे पुजारी हैं और मेरे एक इशारे पर जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिद्धा का वाकई ग्रोह के डाकुओं पर बिल्कुल वैसा ही असर था जिस तरह किसी करामत वाले जोगी का अपने पुजारियों पर होता है। ये बड़े जाबिर, खूनी और जराइन पेशा लोग थे, मगर सिद्धा के आगे भीगी बिल्ली बनकर चलते थे। मेरी बहुत खातिर मदारत की गई। वो रात मैंने सिद्धा के पास बसर की। सिद्धा ने मुझे बताया कि घाघरा के इलाके में पुलिस ने उसके गिर्द अपना हिसार तंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए वो अपने गिरोह के साथ फरार होकर तिराई के इस जंगल में आ गई है। मैंने सिद्धा को बताया कि अखबार में खबर छप चुकी है कि वो गिर के जंगल में कहीं छुपी बैठी है। सिद्धा बेख्तियार हंस पड़ी। पुलिस वालों की तो मैं जानी दुश्मन हूँ, मैं उनके हाथ में आने वाली शेरनी नहीं हूँ। वो मुझे गिर के जंगल में ढूंढते फिरें, मैं कल इस तिराई से भी निकल जाऊंगी। अब तुम भी मेरे साथ होना रखो। देखो अब मुझे छोड़कर मत जाना। अब मैंने उसे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन के बारे में बताया कि वो मेरे करीबी अजीज हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इंडियन इंटेलिजेंस दोनों बाप बेटी को अगवा करके यहाँ ले आए हैं। डॉक्टर फरीदी रखेलपुर कस्बे वाली इंडियन पोस्ट और उसकी बेटी गिर के जंगल के किनारे पुराने मंदिर वाली इंडियन पोस्ट की तहवील में है और मैं उन दोनों को इंडियन आर्मी की कैद से निकाल कर वापस पाकिस्तान पहुंचाना चाहता हूं और इस सिलसिले में मुझे उसकी मदद की जरूरत है। सिद्धा डाकू के स्याह होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरे हाथ को चूम कर बोली, रघु तुम मेरे पति हो, तुम जो कुछ भी हो मैंने तुम्हें मन से कबूल किया है। अब तुम्हारी सेवा मेरा धर्म है। मेरा प्रेम भी मुझे यही कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन रखेलपुर वाली फौजी चौकी पर फौज की नफरी ज्यादा है। वहाँ मशीन गन्नों के मोर्चे भी लगे हैं। गिर वाली चौकी के बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं। मैंने उसे बताया कि गिर के जंगल वाली चौकी पर सिर्फ 15-20 फौजी ही तैनात हैं और सिर्फ एक मोर्चा और एक फील्ड ऑफिस बंकर है। सिद्धा ने कहा, रखेलपुर वाली चौकी के बारे में अगर तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है तो उसकी बेटी को यहाँ से निकाला जा सकता है। मैंने कहा, बेटी को हम निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए तो उसके बाप की निगरानी कड़ी कर दी जाएगी और उसका फरार मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम नौरीन को पहले निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक औरत है, वो ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सिद्धा की आंखें चमकने लगी। वो सांप की सिसकार की आवाज में फुनकारी, मैं किसी औरत पर मर्द का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ अपने आदमी लेकर चलने को तैयार हूँ। ये एक जुआ था, मगर मैं दाव लगाना चाहता था, क्योंकि मैं अकेला इस पोजीशन में नहीं था कि नौरीन को निकाल कर किसी महफूज जगह पर ले जा सकूं। अगरचे मुझे मालूम था कि अगर हम नौरीन को निकाल ले जाने में कामयाब हो गए तो दोनों तरफ बहुत लोग मरेंगे। नौरीन की जिंदगी को भी खतरा था। इसके अलावा नौरीन के फरार के बाद डॉक्टर फरीदी को भी रखेलपुर से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर मैं बैक वक्त दो महाजों पर नहीं लड़ सकता था। यही सोचकर मैंने नौरीन को पहले निकालने का फैसला किया था। नौरीन एक पढ़ी लिखी लड़की थी और एक मुद्दत से इंडियन इंटेलिजेंस की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही थी। सिद्धा ने दूसरे रोज भगवा डाकू को बुलाकर जरूरी हिदायत दी और जब सारे डाकू नाश्ता वगैरह कर चुके तो घोड़ों पर जीने कसती गईं। डाकुओं ने अपने बंदूकों की नालियां साफ करके उनके चैम्बर भरे, मैगजीन के बक्स घोड़ों पर लादे और दो टुकड़ियों में बंटकर गिर के जंगल के मशरकी किनारे की तरफ रवाना हो गए। उन्हें बताया गया था कि उन्हें किस जगह जाकर मिल जाना है और हमारा इंतजार करना है। सिद्धा ने मुझे साथ लिया और हम गार वाली कमीनगाह से रवाना हो गए। सिद्धा ने एक बड़ी पटारी भी साथ रख ली थी जिसमें जंगल के जहरीले सांप बंद थे। राइफल उसके कांधे पर लगी थी और मैगजीन की पट्टी कमर के साथ बंधी थी। उसने नीले रंग का डाठा बांध रखा था और सिर्फ उसकी नाक और आंखें ही नजर आ रही थीं। अब उसने नाक में कोका डालना तर्क कर दिया था। तराई के घने जंगल से निकलकर हम ऊंची नीची छोटी छोटी टेकरियों वाले मैदान में आ गए। हमने ये तय कर रखा था कि अगर सिद्धा नौरीन को निकालने में कामयाब हो गई तो वो उसे लेकर तराई के जंगल वाले गार में छुप जाएगी और मेरा इंतजार करेगी, क्योंकि मुझे हमला शुरू होने के बाद वापस रखेलपुर की तरफ भाग जाना था ताकि मुझे कोई फौजी देख न ले और मैं रखेलपुर कमांड ऑफिस में जाकर कैप्टन सिंह के सामने पेश हो सकूं और मुझ पर शक न किया जाए। मेरे सामने डॉक्टर फरीदी वाला मिशन भी था। एकरियों वाले मैदान से निकलकर हम गिर के जंगल के सामने आ गए, जहां हमसे सिद्धा के दूसरे डाकू साथी भी आन मिले। इन डाकुओं की नफरी 125 के करीब थी। सबके पास बंदूकें, राइफलें और असलहा मैगजीन मौजूद था। हम गिर के जंगल में घुस गए। उस जंगल में सफर करते करते दिन डूब गया और जब हम जंगल के मशरकी किनारे पर पहुंचे तो सामने घास का मैदान था और उसके पीछे मंदिर के पुराने तालाब वाली फौजी चौकी थी। मैंने सिद्धा को उस फौजी चौकी के दरख्तों की तरफ इशारा करके बताया कि वहां नौरीन एक कमरे में कैद है। सिद्धा ने कहा, इस वक्त शाम हो रही है, हम हमला पिछले पहर करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें मुझे चलकर ये जगह दिखानी होगी। डाकुओं ने जंगल के किनारे झाड़ियों में बिखर कर डेरा लगा लिया। किसी ने लालटेन या आग न जलाई। रोटियां वो गार वाली कमीनगाह
सुबह से ही पका कर लाए थे। जब अंधेरा हो गया तो सिद्धा ने मुझे साथ लिया और पुराने मंदिर वाली फौजी चौकी की तरफ चल पड़ी। हम पैदल चल रहे थे। हमने अपने जिस्मों पर स्याह पतली चादरें लपेट रखी थी। सिद्धा का बेटा सांप साहू उसकी कलाई पर लिपटा था। एक रिवॉल्वर उसने अपनी पेटी में उड़स लिया था। मैं निहत्था था। ऊंची ऊंची घास के मैदान, आसमान पर खुले अव्वलीन रात के सितारों की रोशनी में मटियाले लग रहे थे। एक खाई उबूर करने के बाद मैं सिद्धा को एक छोटे से टीले के पीछे ले गया, जहां से मंदिर वाली चौकी ज्यादा दूर नहीं थी।